हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स का 2020-21 का पेपर। तो 2019-20 का जो सॉल्यूशन था वो पहले चैनल पे अपलोडेड है। उसका नोट्स भी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो बट नोट्स नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं और नोट्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है 2020-21 के पेपर में सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न समझते हैं, क्योंकि पिछली बार जो 19-20 का पेपर हुआ था उसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो 100 नंबर के आए थे, लेकिन 2020-21 में पेपर हुआ उसमें टोटल मार्क्स 70 नंबर के थे। मेरा एक्शन का पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ दे रिलेटेड। मतलब जो 4 आधार स्तंभ मानव के लिए क्या है और कैसे रिलेटेड है, दूसरे से इसको हमें लिखना है। तो देयर आर 4 डायमेंशन ह्यूमन लाइफ, देयर आर द माइंड, बॉडी, एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द इनर रियल्म। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे माइंड, बॉडी, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इनर रियल्म। माइंड का मतलब दिमाग, बॉडी का मतलब शरीर, एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब बाहरी दुनिया, इनर रियल्म का मतलब आंतरिक जो है क्षेत्र, ये आता है। तो ये हमारे 4 आयाम हैं ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के लिए 4 स्तंभ हैं। इसके माध्यम से हम अपनी जो है फुल पोटेंशियल लगा सकते हैं किसी भी वर्क में। जैसे यहाँ बताया गया है कि ऑफ दोज ओनली द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ए कलेक्टिव एक्सपीरियंस व्हाइल द रेस्ट आर इंडिविजुअल। तो इसे इस प्रकार से हम 4 स्तंभ के माध्यम से हम अपना कोई भी गोल में, अपने किसी भी लक्ष्य में अपना पूरा बल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग फॉर एक्सीलेंस एंड वर्किंग फॉर कंपटीशन एज इट अप्लाइज टू ए स्टूडेंट्स ऑफ ए प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसमें मेनली डिफरेंस बताना था, वर्किंग फॉर कंपटीशन और वर्किंग फॉर एक्सीलेंस में क्या डिफरेंस होता है इसको लिखना है। तो क्या है कि इसमें कंपीटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट शोज इन हाउ हार्ड यू प्ले। मतलब क्या है कि कंपटीशन जो होता है, वर्किंग और कंपटीशन में क्या करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, जो हम बल लगाते हैं या जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपना, उसका जो है कॉम्बिनेशन होता है। एंड ये क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि आपने कितना कठिन तरीके से आपने उसको खेला, या मतलब प्ले है यहाँ पे, प्ले का मतलब यहाँ पे होगा कितने कठिन तरह से आपने उस वर्क को किया है, उस काम को किया। इट्स ब्रिंगिंग इट एवरी डे एंड जेन्युइनली केयरिंग अबाउट द रिजल्ट फॉर योर टीम और फॉर यू। मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने जो अगर टीम के लिए काम कर रहे हैं तो टीम के रिजल्ट के लिए या अपने रिजल्ट के लिए जो है बिल्कुल तत्पर रहते हैं अपने रिजल्ट के लिए। कंपटीशन का मतलब इसका कंपटीशन का सीधा अर्थ यही है कि जो है प्रतिस्पर्धा। और जो एक्सीलेंस का मीनिंग जो होता है उत्कृष्टता या श्रेष्ठता। अगर आप श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं तो ये प्रतिस्पर्धा के हिसाब से किस प्रकार भिन्न है इसको हम देखते हैं। एक्सीलेंस इज नॉट ओनली कम्पीटिंग एट हाई लेवल एंड केयरिंग अबाउट द रिजल्ट बट इट्स हैंडलिंग द लेवल ऑफ इंटेंसिटी द राइट वे। मतलब क्या है कि एक्सीलेंस केवल जो है हाई लेवल पर कंपटीशन है, हाई लेवल पर उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, न ही यह किसी भी रिजल्ट या परिणाम के लिए जो है केयर करता है, मतलब या किसी भी परिणाम या रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, एक इंटेंसिटी है अपने सही दिशा में कार्य करने के लिए। इसका मतलब कि बट इट्स हैंडलिंग द लेवल ऑफ इंटेंसिटी द राइट वे। मतलब सही दिशा में काम करने के लिए अपनी एक्सीलेंस को बेहतर बनाने, वर्किंग फॉर एक्सीलेंस जो है। कम्पिटिटिव एक्सीलेंस मीन्स पुटिंग द इमोशन टू साइड, गुड और बैड, एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट प्ले। मतलब हम अपने इमोशंस को, अपने सही हुआ या गलत हुआ उसको एक तरफ रख के हम अगले स्तर पर तैयारी के लिए जुट जाएँ। ये जो है एक्सीलेंस के लिए कार्य करना कहलाता है, मतलब श्रेष्ठता के लिए कार्य करना कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने समझ लिया कि अगर हम प्रतिस्पर्धा के लिए कार्य करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड अगर हम श्रेष्ठता के लिए कार्य करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रतिस्पर्धा में केवल हम अपना रिजल्ट देखते हैं, अपनी टीम का रिजल्ट देखते हैं या उसके लिए हम तत्पर रहते हैं, और जबकि एक्सीलेंस में ऐसा नहीं होता है। एक्सीलेंस में हम केवल अपना रिजल्ट का ख्याल नहीं रखते, केवल ना ही अपने किसी प्रतिस्पर्धा की कामना करते हैं, बस हम अपना उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की चाह रखते हैं। मतलब कि हम अपना एक्सीलेंस यानी अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लिस्ट द 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर की, प्रकृति के 4 आधार, मतलब क्रम हैं, उनको हमें लिखना है। जैसे कि पहला है मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। इसमें आप इसका अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको भी लिख सकते हैं। जैसे मटेरियल ऑर्डर में सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मटेरियल हो गया। प्राणिक ऑर्डर में हो गया प्लांट्स एंड ट्रीज हो गया। एनिमल ऑर्डर में एनिमल एंड बर्ड्स हो गया। ह्यूमन ऑर्डर में ह्यूमन बींग्स हो गए।
अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू गिविंग एग्जांपल। मतलब यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इसका एग्जांपल लिखना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। यूटिलिटी वैल्यू जो है उसका मीनिंग होता है उपयोगिता मूल्य, एंड आर्टिस्टिक वैल्यू जो है उसका जो मीनिंग होता है कलात्मक मूल्य होता है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इन नर्चर प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर द बॉडी। मतलब इसमें यूटिलिटी वैल्यू में क्या है कि इसमें हम भाग लेते हैं, जो मानव है भाग लेता है क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए। रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब हमारी भौतिक सुविधाएं क्या हैं उनके रोल को जो है सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटी वैल्यू में एक मानव जो है भाग लेता है। जैसे कि नर्चर यानी पालन पोषण करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, या इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि यूटिलिटी वैल्यू मतलब उपयोगिता मूल्य है। जबकि आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है, द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हैव द प्रिजर्व इट्स यूटिलिटी राइट यूटिलाइजेशन। मतलब क्या है कि इसमें जो है ह्यूमन जो मानव भाग लेते हैं, क्या क्यों भाग लेते हैं, इसमें इंश्योर करने के लिए मतलब सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी जो हमारी भौतिक सुविधाएँ हैं उनके हेल्प से हम किस प्रकार से अपने जो मूल्य हैं उनको सही डायरेक्शन में यूज़ करें, यानी राइट यूटिलाइजेशन करें। एग्जांपल के तौर पर हम एक पेन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ पेन इज़ दैट द एड्स इन राइटिंग। मतलब इसमें यूटिलिटी वैल्यू जो उपयोगिता मूल्य है कि ये जो पेन है ये हमें लिखने के काम आती है, हमारे लिए मतलब हमारे जो है मेनली लिखने के काम आती है, ये इसकी यूटिलिटी वैल्यू हो गई। जबकि इट प्रोवाइड्स मीन्स टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को मतलब हेल्प करती है हमें लिखने में। प्रोवाइडिंग ए कैप ऑन द पेन सो दैट द इंक डज नॉट स्पिल। मतलब जो इसमें कैप लगा होता है आगे लगाने के लिए, ये क्यों लगा होता है कि उसकी इंक जो है वो बाहर ना आए। ये पेपर डिजाइनिंग टू होल्ड द पेन वाइल राइटिंग, मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है इसको पकड़े रहने के लिए जब हम पेन से लिखते हैं। जैसे मेंटेनेंस द यूजफुलनेस ऑफ द पेन, दिस इज़ कॉल्ड द आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ द पेन। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि पेन है ये लिखने में काम आती है तो इसके हम यूटिलिटी वैल्यू कहते हैं। और इसमें जो कैप लगा होता है जिससे ये इंक जो है बाहर ना आए, तो ये क्या है, आर्टिस्टिक वैल्यू है, इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर यूटिलिटी वैल्यू आर्टिस्टिक वैल्यू का एग्जाम्पल और इसका डिफरेंस हम लोग ने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोस्पेरिटी एंड गिव वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। मतलब प्रोस्पेरिटी क्या है, उसके डेफिनेशन, उसका एग्जांपल बताना है। द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज प्रोस्पेरिटी। मतलब हमारे पास अगर उस चीज़ का होना या उसकी कामना करना, रिक्वायर्ड मोर देन मतलब जो हमारे पास भौतिक सुविधाएं हैं उसका होना या उससे अधिक हमें उसका होने की कामना करना ही क्या कहलाता है, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि कहलाती है। ए पर्सन हु इज़ लिविंग ए रिच एंड फिल विद ऑल द मनी एंड हैप्पीनेस। मतलब जो एक आदमी अमीरता से मतलब जो रह रहा है एंड फुलफिल विद द मनी एंड हैप्पीनेस, मतलब अपने जीवन को जो है पैसों से और खुशी से भरा है उसका जीवन, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो प्रोस्पेरस है, मतलब समृद्ध है। मतलब कि उसे खुशी भी है और पैसा भी है उसके पास। केवल हम फिजिकल फैसिलिटीज़ से इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि वो प्रोस्पेरस है, मतलब समृद्ध है। समृद्धि जो है हैप्पीनेस, एंड जब हैप्पीनेस एंड रिच जो है हैप्पीनेस रहेगी और जो मनी रहेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रोस्पेरिटी। मतलब केवल हम जो एक पहलू है उससे नहीं कह सकते कि प्रोस्पेरस है, केवल पैसा होना है, केवल खुशी होना ही हम ये नहीं कह सकते कि प्रोस्पेरस है। आगे यहाँ पे बताया गया जैसे वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इट बिकम एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है कि जो हम हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं, वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब हम समृद्धि को और खुशी को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। मतलब हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक संयोजन करते हैं और उपभोग करते हैं किसका, जो हमारे पास भौतिक सुविधाएँ हैं। तो ये क्या करता है, ये एंटी इकोलॉजिकल हो जाता है, मतलब कि पारिस्थितिक विरोधी हो जाता है और जन विरोधी हो जाता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ से ही प्रोस्पेरिटी का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। मतलब केवल भौतिक सुविधाओं से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति समृद्ध है या वो मतलब बहुत खुश है, या केवल खुश है तो इससे भी नहीं कह सकते कि वो बहुत समृद्ध है। तो ये प्रोस्पेरिटी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशनिंग, गिव वन एग्जांपल। मतलब प्री कंडीशनिंग क्या है, प्री कंडीशनिंग का जो एक मीनिंग है यहाँ पे स्वनिर्धारण, मतलब पूर्व निर्धारण इसे हम कह सकते हैं। प्री कंडीशनिंग मीन्स वी
हैव एज्यूम्ड समथिंग अबाउट आवर डिज़ायर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग नोशंस अबाउट इट। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। किस प्रकार मान लेते हैं? अपने इच्छा के अनुसार, या हम उसको पहले से ही सुने हुए होते हैं, उस आधार पर मान लेते हैं। उसे हम प्री कंडीशनिंग कहते हैं। दे कम्स फ्रॉम व्हाट यू रीड, सी, हियर, व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस, आवर फ्रेंड्स टेल अबाउट एंड द मैगजीन्स टॉक ऑफ व्हाट वी सी ऑन द टीवी। मतलब ये किस प्रकार होता है? प्री कंडीशनिंग क्यों होता है? क्योंकि ये कहाँ से आता है? ये आता है हम क्या, जो पेरेंट्स हमें क्या बताते हैं, हम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, हमारे मित्र क्या बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स किस बारे में बात करते हैं, या हम टीवी पर क्या देखते हैं, इस सब के आधार पर हमें प्री कंडीशनिंग आती है। मतलब पूर्ण निर्धारण इसके आधार पर भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्शियस यूनिट एंड ए मटेरियल यूनिट। मतलब कॉन्शियस मीनिंग एंड मटेरियल यूनिट में का डिफरेंस हमें लिखना है। उस पर कॉन्शियस में यूनिट जो है ह्यूमन बीइंग, इसमें जो ह्यूमन आते हैं उसमें कॉन्शियसनेस होता है। द कॉन्शियस एंटिटी इन दैट द डिजायर थिंग इमेजिन्स नोइंग एज्यूमिंग रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। मतलब कॉन्शियस यूनिट में ह्यूमन बीइंग आते हैं क्योंकि उनके पास होता है इच्छाएं होती हैं, उनके पास सोचने की क्षमता होती है, कल्पना करने की क्षमता होती है, वह सब जानते हैं, मतलब और कुछ सोच सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। इससे कॉन्शियस यूनिट में आता है। मटेरियल यूनिट में क्या है? बॉडी आता है इसमें। द मटेरियल एंटिटी दैट हैज़ द फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़। मतलब जिसमें फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बॉडी में हो गया फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो मटेरियल यूनिट में आता है। इसमें कॉन्शियस नहीं होता है। कॉन्शियस होता है ह्यूमन बीइंग में होता है। डाइजेस्टिव पार्ट ETC रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। मतलब ये पहचानता है और उसको भरता है। जैसे अगर उसको भूख लगी तो खाना पहचानेगा और उसको खा लेगा। तो ये क्या है? मटेरियल यूनिट है। और कॉन्शियस यूनिट क्या है? उसको पहचानेगा, फिर उसको समझेगा, उस पर विचार करेगा, उसको पूरा करेगा, उसको पहचानेगा, पूरा जो है इसमें आता है। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सेल्फ आई है, इसे हम कॉन्शियस यूनिट कहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है किसके साथ? बॉडी के साथ, जिसका वर्क क्या है? फिजिकल एंड केमिकल एंटिटी है। आई हैज़ ए एक्सेप्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस विद द बॉडी। आई डायरेक्ट टू मेक अवेलेबल फिजियोकेमिकल कंडीशन फॉर द बॉडी। आई टेक्स डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। अब जो बॉडी में वर्क होता है या फिजिकल एंड केमिकल एंटिटी होता है, उसका निर्धारण कौन करता है? आई करता है, या सेल्फ, या मैं, या जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस या ह्यूमन बीइंग करता है। तो सेक्शन ए वहाँ पे समाप्त हुआ। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 सोर्स ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ एंड इलस्ट्रेट द एग्जाम्पल विद ए डायग्राम एक्सप्लेन द हार्मोनी इन द सेल्फ। मतलब इसमें क्या करना है, जो हमारी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसके सोर्स क्या क्या हैं, और इसमें है एग्जाम्पल के साथ हमको बताना है, और इसमें डायग्राम बनाना है हार्मोनी इन द सेल्फ। मतलब आपस में जो खुद में सद्भाव हो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम सब लोग समझते हैं कि सोर्स ऑफ इमेजिनेशन क्या है। तो सोर्स ऑफ इमेजिनेशन है रीड, डे ड्रीमिंग, सोशलाइज, प्ले, आस्क, क्रिएट। तो इसमें रीड में क्या है? रीडिंग एनीथिंग फिक्शन और नॉन फिक्शन प्रोवाइड्स ए पीक इनटू द माइंड एंड रिटन इट opens up vistas of others people's experience and insight and provides a rich crop of possibility। मतलब क्या है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने का मतलब केवल हम सिलेबस की चीज़ें नहीं कि हमें जो एग्ज़ाम देना है वही पढ़ें। अगर हम कोई और बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, या फिर कोई कहानी की बुक पढ़ते हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल बुक पढ़ते हैं, तो उसमें अलग प्रकार की खुशी मिलती है, अलग जानकारी मिलती है। तो ये हम उसे हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इमेजिनेशन होता है। कि उसे हम पढ़ के उसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते उसे इमेजिन करने लग जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि वेब सीरीज़ नहीं होती थी, मूवीज़ नहीं होती थी, तो सब लोग क्या करते थे? निबंध पढ़ते थे। तो निबंध पढ़ने में जो आज वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, वो निबंध में ऐसा लिखा होता था कि हम पढ़ते पढ़ते उसको इमेजिन करने लगते थे। बिल्कुल वो जो उसमें लिखा होता था वही हमारे दिमाग में चलने लगता था। इस प्रकार से उसको निबंध को लिखा जाता था पहले। तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में भी होता है, आउट ऑफ सिलेबस भी होता है, मैगजीन्स हो गया है, निबंध हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं आपस में, मतलब उसको हम इमेजिन करने लगते हैं अपने माइंड में। तो इमेजिनेशन, सोर्स ऑफ इमेजिनेशन, जो रीडिंग जो है मेजर सोर्स है आप इमेजिनेशन का। अगला है डे ड्रीमिंग। अगर हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो उसका इमेजिनेशन का सोर्स है। जैसे डे ड्रीमिंग इज एन मेन सोर्स ऑफ इमेजिनेशन। when you take break from your daily task or you are stuck in traffic, observe the things around you and let your mind wander। मतलब अगर आप कोई काम करते हैं, कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, कहीं भी फंसे हैं, तो आप अपने चारों तरफ अगर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो आपके दिमाग में अलग सुकून मिलता है और आप उसे जो है इमेजिन कर सकते हैं। उसके बारे में, इसके क्रियाकलाप के बारे में, कैसे रिएक्ट करता है या उसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें जो रीडिंग है मेजर सोर्स है। डे ड्रीमिंग भी है सोर्स ऑफ इमेजिनेशन।
अगला है क्रिएट। अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, या किसी भी चीज़ को, किसी थ्योरी को बनाए, किसी फॉर्मूले को बनाए, या किसी भी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को अगर बनाते हैं तो उससे आपको अलग ही खुशी मिलती है, और आप उसे और भी जो है इमेजिन करके और उसे और अच्छे तरीके से बनाने में आपको हेल्प मिलता है। क्रिएटिंग समटाइम्स ऑल योर ओन स्पार्क्स योर मोटिवेशन टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल फर्दर। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको अगर कोई बनाते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है उससे, और आप उसे और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन था इसी में, हार्मोनी इन सेल्फ क्या होता है उसे समझते हैं। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम विद आवर सेल्फ बट वी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स एंड नेग्लेक्ट आवर सेल्फ। मतलब हम बहुत सी चीज़ों को सोचने के लिए अपना टाइम जो वेस्ट कर देते हैं, जबकि अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। द सेल्फ इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग वी डू, ऑल ओवर डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, थॉट्स, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग ETC कम्स फ्रॉम द आई। मतलब क्या है कि सभी जो है हमारी इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, या जो अनुभव है हमारे, या जो हमारी समझ वो कहाँ से आती है, आई से आती है, खुद से आती है, स्वयं से आती है। तो स्टडिंग आवर सेल्फ हेल्प अस टू हैव मोर क्लियरिटी अबाउट आवर सेल्फ। मतलब जब हम अपने बारे में जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है हमें और अच्छे से समझने में अपने बारे में, और भी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, या विश्वास अपने आप में बनाने के लिए। इट डेवलप्स आवर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प इन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन। मतलब ये क्या करता है कि सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रोग्राम बेटर। मतलब जो हम प्रोग्राम का निर्धारण करते हैं, जो भी हमारा गोल है, उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करने में या उसे सही तरह से समझने में हमारी मदद करता है। जैसे हम इसे चार्ट से समझते हैं, एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ। और पावर हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया। एक्टिविटीज़ में रियलाइजेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, सेल्फ हो गया, प्री कंडीशनिंग, जैसे हम सेल में कह सकते हैं। तो डिज़ायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन, इमेजिन, एनालाइज, सेलेक्टिंग या टास्किंग, ये हो गया पावर में, एंड ये हो गया एक्टिविटीज़ में। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो उसमें समझ होगी, अगर समझ विकसित होगी तो हमारी इच्छा होगी, अगर इच्छा होगी, पावर में इच्छा होगी, तो पावर में जब इच्छा होगी तो कन्वर्ट होगी इमेजिन में। किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो सबसे पहले हम उसे इमेजिन करते हैं। जब इमेजिन कर लेंगे एक्टिविटीज़ में, तो फिर हमारे दिमाग में विचार आएगा कि हम इसको इमेजिन किए हैं तो किस प्रकार से इसको यूटिलाइज करें, किस प्रकार से इसको पूरा एनालाइज करेंगे। एनालाइज किस लिए करेंगे, उस काम को हम अच्छे तरीके से करने के लिए। तो पावर में हो गया डिज़ायर, डिज़ायर से क्या होगा, इमेजिनिंग होगा, इमेजिन करेंगे तो हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, थॉट्स होगा तो उसे एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद हम उसे एक्सपेक्टेशन बनाएंगे। मतलब आशा होगी हमें कुछ कि हम कर सकते हैं, ऐसा होगा। तो जब एक्सपेक्टेशन होगी तो सिलेक्शन करेंगे किसी भी चीज़ का कि हमें किस प्रकार से करें या हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं पावर में और एक्टिविटीज़ में क्या क्या रिलेशन है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसे द सेल्फ आई इज़ कॉन्शियस इन नेचर व्हाइल द बॉडी इज़ द फिजियोकेमिकल इन नेचर। मतलब आई जो है कॉन्शियस है और जो बॉडी है वो फिजियोकेमिकल नेचर होता है इसका। द इंटरेक्शन बिटवीन आई एंड बॉडी इज़ द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। द डायग्राम शोज द टू कैटेगरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द सेल्फ, नेमली द पावर ऑफ द सेल्फ एंड द करस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज़, क्रिया। मतलब शक्ति और क्रिया में यहाँ पे दो चीज़ों को हमारा बताया गया है एज द मैनिफेस्ट आउटकम ऑफ द पावर। तो वही फ्लो चार्ट के बारे में यहाँ भी लिख भी दिया गया है। पावर दिस इज द बेसिक कैपेसिटी इन द सेल्फ आई इंक्लूड डिज़ायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन। मतलब इसमें इच्छा, विचार और आशा तीनों जुड़े हुए थे। एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इमेजिंग, एनालाइज, सेलेक्टिंग, टेस्टिंग। तो जैसे हमने बताया कि अगर डिज़ायर होगी तो इमेजिंग होगा, मतलब अगर इच्छा होगी तो हमें उसका चित्रण हमारे दिमाग में होगा या उसकी कल्पना होगी। जब विचार आएंगे, और जब विचार आएंगे तो हमारा उसे एनालाइज करेंगे, यानी क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद फिर उसमें हमें आशा उत्पन्न होगी और उसके बाद हम किसी भी चीज़ का चयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो वही इस लैंग्वेज में बना के लिख दिया गया, आप नोट से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड द एग्जाम्पल। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मीनिंग है जो आत्म अन्वेषण है, अपने आप में किस प्रकार अन्वेषण करते हैं उसका उसे हम कह सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज अवेलेबल टू मी। मतलब इसमें क्या है कि हम इसे पता कर दें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, अपने अंदर हम जांच परख करते हैं, उसके बारे में पता चलता है कि हम मालूम करते हैं कि हमारे लिए क्या
महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ राइट फॉर मी, क्या हमारे लिए सही है, ट्रू फॉर मी, क्या हमारे लिए सत्य है, एंड टू जज विद इन माई सेल्फ। इस प्रकार से हम अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, जो भी करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है इसका, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सपेक्टेंस टेंस, मतलब किसी भी प्रपोजल को हम कह सकते हैं प्रस्ताव को हम कब वेरीफाई करते हैं, जब हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब हमारे प्राकृतिक एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब स्वीकृति, जब हमारी प्राकृतिक स्वीकृति है तभी हम उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। जैसे प्रपोजल होगा रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, पहले प्रपोजल आएगा फिर हम उसको रियलाइज करेंगे और समझेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, एश्योरेंस करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यूनिवर्सली विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में, स्पेस के साथ में इंडिविजुअली उसको रिस्पेक्ट करेंगे। The process of self-exploration may initially begin as dialogue between two people, but eventually it becomes a dialogue within yourself. It is a dialogue between what you are and what you really want to be. मतलब ये क्या है, दो लोगों के बीच का संवाद है। मतलब कैसे है कि आप क्या हैं और आप क्या वास्तविक में बनना चाहते हैं, इसके बीच के लिए हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन से इसको जानते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन enables us to take out the confusions and contradictions within the and resolve team by becoming aware of our natural acceptance. The following points are to be kept to mind regarding the process of self-exploration. Whatever is stated in it is a proposal. Don't start by assuming it to be true or false. Verifying it on your own right. मतलब इन पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसको कर सकते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, जिसमें 3 ही करना है, 7-7 नंबर के। तो अगला जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, रिवरेंस एंड लव, गिव एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्लोरी देखते हैं। ग्लोरी क्या है, डिस्टिंग्विश करना था। ग्लोरी क्या है, ईच वन ऑफ अस वांट टू लिव विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटीज। मतलब क्या है कि हम सभी क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं किसके साथ में, जो लगातार हमारे साथ खुशी बने रहे और समृद्धि बने रहे। ईच वन ऑफ हैज़ द सिमिलर फैसिलिटी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, मतलब हमारी जो प्राकृतिक स्वीकृति है उसके अनुसार सबका सिमिलर फैसिलिटीज़ होती है। हैज़ द सेम गोल एंड प्रोग्राम एंड वी हैव टू सेम पोटेंशियल टू रियलाइज दिस, मतलब हमारे पास सेम लक्ष्य होते हैं और उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं और हमें पास सेम पोटेंशियल होते हैं इसके लिए रियलाइज़ करने के लिए। तो ग्लोरी क्या है, ग्लोरी इज़ द फीलिंग ऑफ समवन हु हैज़ मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। मतलब ग्लोरी क्या है, ग्लोरी फीलिंग है किसी के लिए जो क्या करता है, एफर्ट्स मतलब यहाँ पे मीनिंग हो गया एफर्ट्स का, जो प्रयास करता है। किस लिए प्रयास करता है, एक्सीलेंस के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है, उसे हम लोग ग्लोरी कहते हैं। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड क्या है, ग्रेटिट्यूड इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस। मतलब क्या है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को हम कह सकते हैं, ग्लोरी का जो मीनिंग है उसे हम कह सकते हैं महिमा या वैभव, और ग्रेटिट्यूड का जो है कृतज्ञता। मतलब हम किसी के लिए कब कृतज्ञ होते हैं, जब हमारी हेल्प करता है तो हम उसके कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया, मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस, मतलब अपने श्रेष्ठता के लिए जो प्रयास करता है उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं। ग्रेटिट्यूड इज़ एन इमोशन दैट अकर्स आफ्टर पीपल रिसीव्स हेल्प। या सीधा यही बताया गया कि अगर हम कोई भी व्यक्ति जो है हेल्प को, किसी भी सहायता को प्राप्त करता है तो ये इमोशन के रूप में ग्रेटिट्यूड देता है, यानी कृतज्ञता प्रकट करता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे इंटरैक्ट द सिचुएशन, मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैसी व्याख्या, उस स्थिति की कैसी व्याख्या किया उसने या किया जाता है। अगला रिवेरेंस क्या है, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर इज कॉल्ड रिवेरेंस। तो रिवेरेंस का जो मेनली मीनिंग है उसे हम कह सकते हैं कि ये श्रद्धा है। किसी के प्रति श्रद्धा हमें कब होती है, जब हम उसका एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर्स इज कॉल्ड रिवेरेंस, मतलब जब हम उसकी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। व्हेन वी सी दैट द अदर हैज़ अचीव द एक्सीलेंस विच मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हार्मोनी एट ऑल द लेवल ऑफ लिविंग, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड वी हैव फीलिंग ऑफ रेवरेंस ऑफ फॉर हिम हर। तो ये हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन था ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस एंड लव, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी से है, डिस्कस द नीड, बेसिक गाइडलाइन, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी एजुकेशन। बायोलॉजी एजुकेशन की आवश्यकता क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या है, उसके कंटेंट क्या है और प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में बताना है। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी एजुकेशन होता क्या है। द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी एजुकेशन इज टू टीच यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक मोरल वैल्यूज, पेशेंस, ऑनेस्टी, टीसी टू द स्टूडेंट।
पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द वैल्यू एजुकेशन मतलब स्टूडेंट्स। नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है इन टुडेज वर्ल्ड? मोरल अवेयरनेस। मोरल अवेयरनेस के लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत ही आवश्यकता है, या जो है नैतिक शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यकता है। Moral awareness should enhance the program in science and technology toward the latest trend. Shared values. This will enhance the traditional and social benefits of the person, which is essential for the nation to develop. And consciously planned value education. This will establish formal learning, as sometimes teachers pass value both continuously and consciously. There should be the encouragement of only conscious values. Enhance thinking ability. To value education enhance your thinking ability and moral values. The mental and social thinking increases to enhance good value towards society. Importance क्या है? Education is critical in the life of a person. This will give you success and a better future. The people who are educated survive the competitive world in perspective compared to the uneducated. Opportunities you good work. Here is the list of importance of value education in life. Education in life the person makes the future better. मतलब वो जो व्यक्ति के जो है फ्यूचर को भविष्य को अच्छा बनाते हैं। एजुकेशन एक्ट एज ए बैकबोन इन द सोसाइटी, मतलब ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं इन द समाज में। एजुकेशन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ ए पर्सन, मतलब उसे देखने की क्षमता, पर्सपेक्टिव मतलब कहते हैं उसे सोचने समझने या किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता को चेंज करता है, बदल देता है। एजुकेशन डेवलप द मोरल वैल्यूज एंड पैशंस। एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर एंड मोर प्रेशियसली। तो इसमें जो और भी एजुकेशन मतलब वैल्यू एजुकेशन के टाइप्स या उसमें नोट्स में अपलोड कर देंगे हम आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी विद एग्जांपल, मतलब जो हमारे खुद के लिए आवश्यकता और जो बॉडी के लिए आवश्यकता है उसको बारे में अंतर स्पष्ट करना है, उसका एग्जांपल लिखना है। द ह्यूमन बीइंग इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी एंड देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू। मतलब क्या है इसमें कि जो आई और जो हमारी शरीर है, जो माइंड है, उसके बीच में क्या है सहअस्तित्व तो बना रहता है और ये एक दूसरे से जो है इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं। वी कैन मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन टर्म्स ऑफ द नीड्स एज शोन इन द टेबल। मतलब जो है जो नीड्स हैं हमारी, जो आवश्यकता है उस अनुसार पर हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक टेबल बनाएंगे। सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत बन गया है, मतलब सही है, मतलब थोड़ा छोटा बन गया है, आप यहाँ से बड़ा बना सकते हैं। तो इसमें नीड है, जो आवश्यकता क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आई एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी। इसमें हम कह सकते हैं नीड आर ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस। आई के लिए क्या है? ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, मतलब माइंड के लिए। बॉडी के लिए क्या है? जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, फूड है, क्लोथिंग है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है। मतलब बॉडी को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और जो भौतिक सुविधाएं उनको चाहिए। जबकि हमारे दिमाग को क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए, किसी भी चीज़ को भरोसा चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, और हैप्पीनेस मतलब खुशी चाहिए। इन द टाइम मतलब टाइम के अनुसार क्या है? आई की मतलब जो है नीड्स और बॉडी की नीड्स। तो टाइम के अनुसार ये कंटिन्यू रहता है आई, एंड ये टेम्परेरी बॉडी के लिए। जैसे किसी हमें बॉडी को भूख लगी तो हमें खाना मिल गया तो हमें हमारा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर भूख लगेगी फिर देखा जाएगा। तो ये टाइम इसका, और नीड्स मतलब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये कंटिन्यूटी बना रहे। अगर हम किसी भी एक बार किसी से भी अगर एक बार हमारा ट्रस्ट अगर चला जाता है, विश्वास चला जाता है, तो हम उसे भूल नहीं पाते जल्दी, मतलब उसके विश्वास नहीं करते हैं दोबारा। या अगर कोई हमारा रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर हम उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं रहती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे टाइम के अनुसार अगर आई है तो उसे कंटिन्यू चाहिए, उसे ट्रस्ट भी कंटिन्यू चाहिए, रेस्पेक्ट भी कंटिन्यू चाहिए, हैप्पीनेस भी कंटिन्यू चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं रहती है उसमें तो उसका विश्वास वहाँ से नहीं रहता है। और बॉडी के लिए क्या चाहिए? टेम्परेरी है। अगर हमें भूख लगी तो हमने खाना खाया, उसके बाद हम फिर जब भूख लगेगी तो देखा जाएगा, उसे टेम्परेरी कह सकते हैं इसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ आई क्या है? नीड समय के अनुसार क्या है? कंटिन्यू होगा, एंड बॉडी के अनुसार टेम्परेरी होगा समय के अनुसार। इन क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में क्या है? आई की नीड क्या है? आई की आवश्यकता क्या है? बॉडी की आवश्यकता क्या है? नीड्स आर क्वालिटेटिव, मतलब इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। आई में माइंड के लिए हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। मगर जैसे हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमें रेस्पेक्ट दें, हमारा सम्मान करें, हमारे ऊपर हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, तो उसमें मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे अगर हमारे पास हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो हमें बात कर रहे हैं, कोई मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इधर उधर देख रहा है, बात हमसे सही से नहीं कर रहा है, तो 10 व्यक्ति से बात करना बेकार है। अगर हमारे पास साइड में 2 लोग हैं, 2 लोग हमें अच्छे से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उन 2 लोग से बात करने में ज़्यादा सही लगेगा इन द कंपैरिजन ऑफ उन 10 लोगों से बात करने में। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी मायने रखता है।
आई के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी क्या है, क्वांटिटी मायने रखता है। मतलब अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए जितना हमें भोजन करना है, ये नहीं कि हमें 10 प्रकार से भोजन थोड़ा थोड़ा दे दिए, बिल्कुल पेट नहीं भरा तो हमें, ये नहीं है। बॉडी के लिए क्या है, क्वांटिटेटिव चाहिए, मतलब इसमें क्वांटिटी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, और इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब गुणवत्ता होनी चाहिए इन द बेसिस ऑफ आई एंड द बॉडी। और इसके फुलफिल्ड बाय राइट यूटिलाइजेशन एंड राइट फीलिंग, मतलब इसे हम पूरा कर सकते हैं अपने सही समझ के साथ। और बॉडी के लिए फूड क्लोथिंग, मतलब जो हमारे खाने कपड़े हैं उससे हम बॉडी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये आप हमें लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जो सेल्फ एंड बॉडी के नीड्स है, उसके जो डिफरेंसेस हैं उसको। और उसी चार्ट को यहाँ पे लिख दिए हैं हम, पूरा जो डिटेल में लिख दिया है। नीड है द नीड ऑफ द बॉडी लाइक फूड एंड नरिशमेंट, क्लोथ और प्रोटेक्शन, वेयर इज द नीड ऑफ आई इज टू लिव इन ए स्टेट कंटेनर्स हैप्पीनेस। द नीड ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, वेयर इज द नीड ऑफ द सेल्फ आर नॉट फिजिकल इन नेचर, लाइक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस। इन टाइम नीड्स एंड द नीड्स आर ए कंटिन्यूस इन टाइम, और लाइक द नीड्स ऑफ बॉडी विच इज टेम्परेरी इन टाइम, फूड, क्लोथ, इन द क्वालिटी। मतलब जो हम बताएं वही चीज़ें इसको लिख दी हैं, आप नोट से जाके पढ़ लीजिएगा, इसे देख भी सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रॉन्ग इवेल्युएशन इन द रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल। अगर हम किसी रिलेशनशिप में उसका रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं, गलत तरीके से उसका निर्धारण करते हैं या गलत तरीके से उसको देखते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके टाइप्स क्या हैं रॉन्ग इवेल्युएशन के रिलेशनशिप में, तो उसे हम देखते हैं। बेस्ड ऑन सेक्स जेंडर, इस आधार पर हम किस प्रकार से रॉन्ग एवेल्युएशन करते हैं। इशूज ऑफ वुमेन्स राइट एंड वुमेन प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर इक्वलिटी इन एजुकेशन, इन जॉब्स एंड द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो महिलाओं के अधिकारों की बात है कि उसमें महिलाएं अधिक से प्रोटेस्ट करती हैं, किस लिए डिमांड करती हैं, इक्वलिटी के लिए इन एजुकेशन में, शिक्षा में इक्वलिटी एंड किसी भी क्षेत्र में। तो अगर हम रॉन्ग एवेल्युएशन करते हैं रिलेशनशिप में तो उसका इफेक्टिव होता है। Based on ad protest and movement demanding for equal rights for children, on the other hand the rights for the elderly people on the other generation. Based on the wealth class struggle and movement to do away with class differentiation, many people suffering from a lack of self-esteem and some even committing suicide. Based on the post protest against the high-handed government officials and the level of individual, based on this मतलब इसमें क्या है, फाइट terrorism and war, people converting from one ism to another in order to be able to get more respect, मतलब अलग अलग ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने के लिए एक धर्म से लोग दूसरे धर्म में जाते हैं, या इसमें टेररिज्म में लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हम सही तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, ड्रा द कंप्लीट चार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस शोइंग को एग्जिस्टेंस इन द एग्जिस्टेंस एंड द 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब इसमें 4 ऑर्डर ऑफ नेचर में किस प्रकार से को एग्जिस्टेंस, किस प्रकार से सह अस्तित्व होता है, इसको हमें दिखाना है। तो हम इसे फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। तो हमने इसको बना दिया है फ्लो चार्ट में, हम इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप नोट से पढ़ लीजिएगा। बिना वीडियो देखे आप नोट्स मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद नोट्स पढ़ने पे और भी समझ में आएगा। या तो आप खुद का नोट्स बनाइए, नोट्स से अगर पढ़िए भी तो पहले वीडियो देख लीजिए कीजिए। तो इसमें जो एग्जिस्टेंस है इसे को एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, जो यूनिट है नेचर है, इसमें स्पेस है, ऑल प्रो मैं प्रोवाइडिंग है। यूनिट में नेचर में क्या है, लिमिटेड इन साइज है, ये जो है लिमिटेड है। स्पेस में क्या है, लिमिटेड है। यूनिट नेचर में क्या होता है, एक्टिव होता है, स्पेस क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज अवेलेबल होता है। ये इनलार्ज होता है, और ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट एनर्जी होती है इसकी। और इसका ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप एंड यूनिट, और इसका रिफ्लेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो यूनिट्स एंड स्पेस में क्या डिफरेंस है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर यूनिट्स जो है 2 वर्ड्स में है, उनमें मटेरियल एंड कॉन्शियस है। मटेरियल ऑर्डर है, कॉन्शियस ऑर्डर है। तो इसे समझते हैं। जो मटेरियल ऑर्डर है वो टेम्पोररी एंड रिकॉग्नाइज, तो इसमें जो मटेरियल है टेम्परेरी होता है, रिकॉग्नाइजिंग होता है। और जो कॉन्शियसनेस है इसे कॉन्शियस हम कहते हैं। तो इसमें मटेरियल ऑर्डर होता है, प्राणिक ऑर्डर होता है, एनिमल ऑर्डर होता है, ह्यूमन ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले एटम होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, उसमें फ्लूइड्स एंड लिम्फ बनते हैं। फ्लूइड्स क्या है, प्लांट सेल में बन जाते हैं। फ्लूइड जो है प्लांट सेल में प्राणिक ऑर्डर से प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो प्राणिक ऑर्डर में प्लांट सेल बनते हैं, प्लांट बनते हैं, एनिमल बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसमें जो है एनिमल बॉडी एनिमल ऑर्डर में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें आई प्लस बॉडी दोनों का निर्धारण होता है। और जो ह्यूमन है इसमें आई प्लस बॉडी, नॉलेज, एविडेंस सबका जो है सब इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम इसका जो है चार्ट बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द
सैलिएंट फीचर्स कैरेक्टराइजिंग प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस विद फ्यू एग्जांपल। तो जो सैलिएंट फीचर्स कैरेक्टराइजिंग दिस प्रोफेशनल एथिक्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। क्लियरिटी अबाउट कम्प्रेहेंसिव ह्यूमन गोल, तो हमारे जो व्यापक मानव लक्ष्य है उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे। समाधान, समृद्धि, अभया, सह-अस्तित्व एंड फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड रेस्ट ऑफ एक्सिस्टेंस। Professional ethics means to develop professional competence with ethical human conduct. Ethical human conduct means differentiation of human conduct. Ethical human conduct is the fundamental foundation of professional ethics. तो इसे आप और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं और भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो क्वेश्चन पेपर 2020 का 21 का था समाप्त हुआ। तो हम लोग ने लगभग सभी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं 2020-21 के, 2019-20 के। आप लोग वहाँ से जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सभी का आंसर और सबका PDF हमने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हमारा जो है नोट्स पढ़ लीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।